इस फिल्म में दिखने वाली अभिनेत्री 21 साल की शनाया काटवे, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत थी और आने वाले टाइम में सफलता की नई बुलंदियों को छूने वाली थी। लेकिन 9 अप्रैल 2021 की रात कुछ ऐसा भयानक होता है जो कि इस फैमिली की जिंदगी ही बदल देता है। ये एक बहुत भयानक डार्क ट्रुथ था। जैसे जैसे इस कहानी के पर्दे गिरते जाते हैं, ये कहानी और भी भयानक दिखनी शुरू हो जाती है। शनाया काटवे के बारे में मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको इस इंसिडेंट के बारे में बताना चाहूँगा। शनाया के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। ये इंसिडेंट है 9 अप्रैल 2021 का, जब शनाया काटवे की एक कन्नड़ा मूवी रिलीज होने वाली थी। इस मूवी का नाम था ओंदू घंटिया काथे, मतलब कि 1 घंटे की फिल्म। इस फिल्म को रिलीज होने से पहले इस फिल्म की एक प्रमोशनल पार्टी थी जो कि हुबली में सेलिब्रेट की जा रही थी, जहाँ पे शनाया अपने माता और पिता के साथ इस पार्टी में शरीक हुई थी। इस पार्टी में सब कुछ हो रहा था, हर तरह का खाना पीना सब कुछ चल रहा था, सब लोग बहुत खुश थे। ये पार्टी रात की थी, जिसके बाद इस फैमिली को घर पहुंचने में थोड़ी देरी हो जाती है। मतलब कि लगभग 10 अप्रैल की अर्ली मॉर्निंग लगभग 3-4 बजे के अराउंड ये अपने घर पहुंचते हैं। जैसे ही घर पहुंचते हैं, शनाया बहुत थकी हुई थी, जिसके चलते वो अपने कमरे में चली जाती है। उसके माता पिता भी बहुत थके हुए थे इस पार्टी के दौरान, इसीलिए वो भी अपने कमरे में चले जाते हैं। इनके अलावा इनके हुबली वाले ही घर पे इनका बेटा भी रहता था, जिसका नाम था राकेश काटवे, जिसकी उम्र 32 साल थी। इन्होंने बॉदर नहीं किया उस समय अपनी बेटी के कमरे में जाने का, क्योंकि ऑब्वियसली वो वहां पे सो ही रहा होगा, यही उन्होंने सोचा। जिसके बाद वो सोने अपने अपने कमरे चले जाते हैं। लेकिन जब अगली सुबह वो उठते हैं तो वो देखते हैं कि उनका बेटा अपने कमरे में था ही नहीं। फैमिली थोड़ा परेशान तो होती है, लेकिन उन्होंने सोचा क्या पता वो मॉर्निंग वॉक पे गया हो या फिर आसपास अपने किसी दोस्त से मिलने गया हो। ब्रेकफास्ट तक अपने घर वापस वो आ ही जाएगा। हालांकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि राकेश फैमिली को बिना बताए कहीं बाहर गया हो। खैर, थोड़ा सा समय बीतता है, नाश्ते का समय हो जाता है, लेकिन राकेश का कोई अता पता नहीं था। जिसके बाद फैमिली उसको कॉल्स करना शुरू कर देती है। कभी ये रिंग जा रही थी तो सामने से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था, और कभी कभार ये नंबर स्विच ऑफ ही आना शुरू हो गया था। खैर, उनको लग रहा था हो सकता है वो किसी दोस्त के पास चला गया हो या फिर किसी रिलेटिव के पास चला गया हो। अक्सर जब फैमिली मेंबर कभी बिना बताए ऐसे चले जाते हैं तो हम इस तरह की चीज़ें ही अज्यूम करते हैं, किसी भी नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग में ना लाने के लिए। फैमिली भी ऐसा ही कर रही थी। लेकिन चीज़ें भयानक तब हो जाती हैं जब राकेश का वेट करते करते उसकी फैमिली को शाम हो गई थी। अब परेशानियां बढ़ चुकी थी। शनाया की फैमिली राकेश के हर एक दोस्त को फ़ोन करना शुरू कर देती है, अपने हर एक रिश्तेदार को फ़ोन करना शुरू कर देती है कि कहीं राकेश का कुछ तो पता चले। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। राकेश का आता पता कहीं भी नहीं चल रहा था। फैमिली जब बहुत परेशान हो जाती है तो शाम को ही पास के ही पुलिस स्टेशन में जाती है और वहां पे राकेश के मिसिंग होने की कंप्लेंट दर्ज करवाती है। इस कंप्लेंट में उन्होंने ये सब कुछ बताया था कि राकेश ने पहना क्या हुआ था, उसकी कद काठी कैसी है, उसका हेयर स्टाइल क्या था और उसका चेहरा कैसा दिखता है। खैर, इसके बाद भी पुलिस वाले अपने काम में जुट जाते हैं। 10 अप्रैल को उन्होंने ये कंप्लेंट लिखाई थी, लेकिन 12 अप्रैल तक कोई अता पता नहीं लग रहा था। फैमिली बहुत परेशान थी, लेकिन वो चाह के भी इस मामले में कुछ कर नहीं पा रहे थे। 12 अप्रैल दोपहर का समय, जब एक बहुत भयानक खबर आने वाली थी। हुगली से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर एक जंगल पड़ता है जिसको देवर गुड़िहल के नाम से जाना जाता है। इसी जंगल में एक इंसान पैदल अपने घर की तरफ जा रहा था। अचानक से उसको रास्ते में कुछ अजीब सी चीज़ दिखाई देती है। ये जो अजीब चीज़ थी, ये देखने में बहुत भयानक लग रही थी। ये एक पन्ने के अंदर, लिफाफे के अंदर यानी कि लिपटी हुई थी, और ये कुछ और नहीं था बल्कि एक इंसान का कटा हुआ, आधा जला हुआ सर था, और इस सर की आंखें अभी भी खुली हुई थी। अब खुद ही सोचिए, एक अकेला इंसान एक जंगल से जा रहा हो अपने घर की तरफ, लेकिन रास्ते में इस तरह का मंजर उसके सामने आ जाए। वो बहुत डर जाता है, हड़बड़ा जाता है, और इसी हड़बड़ाहट में वो पास ही के पुलिस स्टेशन में कॉल करता है। लगभग आधा घंटा इस सबको बीतता है, जिसके बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम इसी जगह पे पहुंचती है। वो इस सर को लैब में भेज देते हैं, लेकिन उससे पहले उसकी फोटोज क्लिक कर ली जाती हैं। इसके अलावा इसके पास ही एक खून से सनी हुई शर्ट भी पड़ी हुई थी। इस शर्ट को भी पुलिस कलेक्ट कर लेती है।
अब वो समझ नहीं पा रहे थे ये किसका सर है, क्योंकि आधा वो जल चुका था, और वो ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि इसके बाकी के हिस्से कहाँ पे मिलेंगे। इसी के चलते पुलिस अपनी थोड़ी सी रेंज बढ़ाती है, आसपास भी देखना शुरू करती है, तो उनको जंगल में कुछ और भी शरीर के हिस्से मिलने शुरू हो जाते हैं। और पहुंचते पहुंचते वो एक कुएं के पास पहुंचते हैं, जो कि जंगल के ही बीच था, सुनसान एरिया पे ही था। जब वो कुएं की तरफ देखते हैं तो उनको ज़्यादातर हिस्से इसी कुएं में मिलते हैं। खैर, इसके बाद पुलिस ये जो सर की फोटोज थी ये आसपास के पुलिस स्टेशन में भेजना शुरू कर देती है, और यही फोटोज उस पुलिस स्टेशन में भी पहुंचती हैं, जो कि हुबली में शनाया के घर के पास में ही था, जहां पे उन्होंने ये रिपोर्ट भी लिखवाई थी अपने भाई के मिसिंग होने की। जब पुलिस ये फोटोज देखती है, वो शर्ट देखती है खून से सनी हुई, तो उनको डाउट होना शुरू होता है कि शनाया और उसकी फैमिली ने जो कंप्लेंट लिखाई थी उसमें राकेश की जो स्पेसिफिकेशंस उन्होंने बताई थी वही इस सब से मैच करती थी। इसी के चलते पुलिस बिना देरी किए शनाया के घर पे फ़ोन करती है और उनको ये भयानक खबर देती है, और साथ ही उनको पुलिस स्टेशन बुलाती है, ये कहते हुए कि आप आके एक बारी चेक कर लें कि क्या ये सर सच में आपके ही बेटे का है या नहीं। शनाया के पिता हड़बड़ाते हुए, डरते हुए, बहुत ही ज़्यादा परेशानी में पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, ये फोटोज़ देखते हैं, इशारा तो वो कर देते हैं कि ये उन्हीं का बेटा है, लेकिन इसके बाद वो चक्कर खा के पुलिस स्टेशन में ही फ्लोर पे गिर जाते हैं। लगभग आधे घंटे के बाद उनको होश आता है, लेकिन वो बहुत परेशान थे और फूट फूट के रो रहे थे, बस यही कह रहे थे ये हमारा ही बेटा है। डीएनए ने थोड़ी ही टाइम में ये बात कंफर्म भी कर दी कि राकेश के पिता सच कह रहे थे, और ये लाश, या फिर ये कहें कि आधा कटा हुआ सर, राकेश का ही था। खैर, इसके बाद पुलिस ये तफ्तीश आगे बढ़ाती है, क्योंकि मामला खुल चुका था और ये सब कुछ बहुत भयानक था। आसपास भी खबर पहुंच चुकी थी और सब लोग बहुत परेशान हो चुके थे, बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे इनफैक्ट, क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा भयानक था। इसी के चलते पुलिस एक सर्च टीम बनाती है, जिसको शनाया की फैमिली के वहाँ भेजा जाता है। शनाया की फैमिली में, उनके रिलेटिव्स में राकेश के हर एक दोस्त का नंबर पुलिस कलेक्ट कर लेती है, और ये सिर्फ इसलिए था ताकि उनकी कॉल रिकॉर्ड्स निकाली जा सके, ये पता लगाया जा सके कि राकेश के मरने से पहले उसको किस किस की कॉल आई थी, या फिर कोई ऐसी बातचीत किसी की हुई हो फ़ोन पे जो कि पुलिस को किसी तरह से लीड दे सके। लेकिन अफसोस की बात है, पुलिस को इस तरह का भी कुछ मिलता नहीं है, जिसके बाद पुलिस अपनी रेंज थोड़ी सी और बढ़ाती है इसी जंगल में। इसी जंगल के आसपास पुलिस सर्च करना शुरू कर देती है, और आसपास के एरियाज भी जो थोड़ा दूर था इस इंसिडेंट प्लेस से, उसको भी सर्च करना शुरू कर देती है। देखते देखते पुलिस के हाथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है। ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये कुछ और नहीं थी, बल्कि 2 गाड़ियाँ थी, जिनकी बैक सीट पे, मतलब कि जो सीट थी पीछे वाली, उन पे खून लगा हुआ था। क्लियरली दिख रहा था कि यहाँ पे कुछ भयानक हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली राकेश के साथ जो हुआ था शायद इन्हीं दोनों गाड़ियों में हुआ था, क्योंकि ये दोनों गाड़ियाँ खाली थी, वहीं पे खड़ी हुई थी काफ़ी टाइम से। तो पुलिस इनके ओनर्स का नाम ढूंढना शुरू कर देती है। पहली जो गाड़ी थी वो किसी अमन गिरनीवाला के नाम पे थी। इस नाम के इंसान से राकेश का कोई लेना देना नहीं था। खैर, अब पुलिस दूसरी गाड़ी के बारे में जानना शुरू कर देती है। दूसरी गाड़ी थी लाल रंग की एक स्विफ्ट, और इस गाड़ी का ऑनर जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। कोई और नहीं था बल्कि राकेश की अपनी बहन शनाया काटवे ही थी। अब क्योंकि पुलिस जानती थी कि शनाया का शायद इससे सीधा सीधा लेना देना हो सकता है, इसी के चलते पुलिस शनाया को 15 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाती है। पुलिस शनाया से पूछताछ तो करती है, लेकिन उनके हाथ कुछ ज़्यादा लगता नहीं है। हालांकि शनाया के पास जवाब नहीं थे पुलिस के क्वेश्चंस के कि उनकी गाड़ी वहां तक कैसे पहुंची, लेकिन साथ ही शनाया के पास एक बहुत बेटर, बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस था, और वो ये था कि इस इंसिडेंट के दौरान वो तो घर पे थी ही नहीं, वो अपने माता पिता के साथ मूवी की प्रमोशनल पार्टी में थी। तो आखिरकार शनाया के इससे लेना देना कैसे हो सकता है। जिसके बाद पुलिस शनाया को छोड़ तो देती है, लेकिन उसको फिर भी एक संदिग्ध की तरह ही देखते हैं। खैर, इस सब के बाद 16 अप्रैल तो वैसे ही निकलती है। 17 अप्रैल को पुलिस अमन गिरनीवाला को अरेस्ट कर लेती है। अमन गिरनीवाला वही था जिसकी दूसरी गाड़ी इस इंसिडेंट वाली जगह पे खड़ी थी। अब जब अमन गिरनीवाला से पूछताछ की जाती है, पुलिस थोड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखाती है, तो वो ज़्यादा चीज़ें छुपा नहीं पाता। अमन बताता है पुलिस को कि उसने ही ये सब कुछ किया है, लेकिन उसके साथ 3 लोग और भी थे जो कि इस सब में इन्वॉल्व थे। इन तीनों के नाम थे
नियाज अहमद जिसकी उम्र 21 साल थी, तौसिफ चन्नापुरा इसकी उम्र भी 21 साल थी और अल्ताफ मुल्ला जिसकी उम्र थी 24 साल। पुलिस 17 अप्रैल को ये सब कुछ सुनती है और 18 अप्रैल को ही इन तीनों को भी अरेस्ट कर लेती है, जिसके बाद जब इन तीनों से भी पूछताछ होती है तो सारा का सारा मामला खुल के सामने आ जाता है। नियाज अहमद इस इंसान से जब पुलिस पूछताछ करती है तो वो बताता है कि ये सब कुछ मेनली उसी ने किया है, लेकिन उसका ये सारा प्लान नहीं था। इस सब के पीछे मास्टरमाइंड था राकेश की अपनी ही बहन शनाया काटवे। लेकिन शनाया ने ये सब कुछ किया क्यों था? 22 अप्रैल को इसके बाद पुलिस शनाया को भी गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद शनाया ये सब कुछ सच बताती है, जो कि सुनने में बेहद भयानक लग रहा था। इससे पहले हम ये जानें कि शनाया ने ये सब कुछ किया क्यों। हम शनाया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिरकार इस सब की जड़ें कहाँ से मिल रही थी। शनाया का जन्म 20 दिसंबर 2000 को हुआ था। इसके बाद से शनाया बचपन से ही मॉडलिंग, एक्टिंग इन चीज़ों में बहुत एक्टिव थी और बहुत ही ज़्यादा इसका इंटरेस्ट भी था इन चीज़ों में। इनफैक्ट 2017 में ही जब शनाया सिर्फ 17 साल की थी, उस दौरान ही उसने एक रेप्यूटेटिव मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें उसको 2 टाइटल्स मिले थे। एक तो था मिस फोटोजेनिक और दूसरा था मिस इंटरनेशनल। इसके बाद ही यानी कि 17 साल की उम्र के बाद ही शनाया बहुत फेमस हो गई थी। उसको बहुत सारे मॉडलिंग के ऑफर भी आते रहते थे। ये सारे ऑफर्स पेड थे और धीरे धीरे शनाया की ग्रूमिंग होनी शुरू हो जाती है। और इस सब के बाद ही शनाया ने एक मॉडलिंग एजेंसी को ज्वाइन कर लिया और यही एजेंसी धीरे धीरे कन्नड़ा की मूवीज़ का रास्ता खोल रही थी शनाया के लिए। वो उसकी इतनी अच्छे से ग्रूमिंग कर रही थी, उसको इतने अच्छे से ग्रूम कर रही थी कि धीरे धीरे वो एक सेलिब्रिटी बनने ही वाली थी। और इसी सब के चलते शनाया ने एक कन्नड़ा मूवी भी की, इदम प्रेमम जीवनम। शनाया को वो मिल गया था जो उसको चाहिए था, पहला ब्रेक। लेकिन ये मूवी ज़्यादा नाम नहीं कमा पाई, इसी के चलते उसको और ज़्यादा ब्रेक्स नहीं मिले, जिस वजह से वो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी इन सब चीज़ों से और वो ऑलमोस्ट क्विट करने वाली थी एक्टिंग। और वो वैसा ही करती है, एक तरह की ब्रेक ले लेती है एक्टिंग से, जिसके बाद वो स्पाइस जेट में एज अ कैबिन क्रू काम करना शुरू कर देती है। लाइफ यहाँ पे भी सॉर्टेड थी, पैसा आ रहा था, लेकिन शनाया को शायद आदत हो गई थी स्टारडम की, लोगों के सामने फेमस होने की। और इसी के चलते ये जो फिल्मों का भूत था वो उसके सर से उतर नहीं रहा था। धीरे धीरे वो अपने कॉन्टैक्ट बनाए जा रही थी, धीरे धीरे वो कोशिश कर रही थी किसी न किसी तरह से इंडस्ट्री में घुसने की। और इसी के चलते उसने अब ये नई मूवी भी की थी, जिस मूवी की ये प्रमोशनल पार्टी थी, ओंदू घंटिया का थे। मतलब ये जो मूवी थी ये बेसिकली कॉमेडी ड्रामा थी, लेकिन इसमें बहुत सारे सीन्स ऐसे थे जिस वजह से शनाया को कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े थे। शायद फैमिली के साथ वो नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी वो अग्री हो जाती है क्योंकि उसको सिर्फ एक और ब्रेक चाहिए था जिसके चलते वो फेमस हो जाए। लेकिन इस सब के दौरान ही जो शनाया थी वो रिलेशनशिप में थी नियाज अहमद के साथ। वही नियाज अहमद जिसने पुलिस को शनाया के बारे में बता दिया था। ये दोनों बहुत प्यार में थे। नियाज रियल एस्टेट का काम करता था, इसी के चलते शनाया और वो रिलेशनशिप में भी आ गए थे। लेकिन थोड़े ही टाइम में जब उनकी बातचीत होती रहती है, राकेश काटवे उसको पता चल जाता है शनाया के रिलेशनशिप के बारे में। उसने शनाया को बहुत प्यार से समझाया। उसने बहुत सारे केसेस देख लिए थे उस दौरान लव जिहाद के, जब अक्सर बहुत सारी इसी तरह की जवान हिंदू लड़कियां कभी फ्रिज में मिल रही थी तो कभी कहीं मारी जा रही थी। और वो बहुत कंसर्न था अपनी बहन को लेके। वो नहीं चाहता था उसकी जान भी ऐसे ही चली जाए और शायद वो भी एक ट्रैप में फंस रही है, लव जिहाद का ट्रैप। उसने शनाया को समझाया, जिसके बाद शनाया शायद समझ भी गई थी या फिर समझने का नाटक कर रही थी। थोड़ा टाइम उसने नियाज से बातचीत नहीं की, लेकिन उसके बाद ये सब कुछ इसी तरह से कंटिन्यू हो जाता है। फिर से जब राकेश को पता चलता है वो फिर से समझाता है। वो बहुत स्ट्रिक्ट था इस टाइम और ये कहता है कि वो कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाएगा अगर शनाया नहीं समझती है। शनाया मानने के लिए रेडी नहीं थी, वो अपनी जिद पे अड़ी हुई थी। और उसके बाद राकेश ने वही किया जो उसने कहा था। उसने अपनी फैमिली से ये सब कुछ शेयर कर दिया और शनाया ये सहन नहीं कर पा रही थी, जिसके चलते उसने फैमिली की बात नहीं मानी जो उसको समझा रहे थे बार बार। इंस्टेड उसने अपने भाई को रास्ते से हटाने का सोच लिया था। लेकिन क्या यही रीज़न था शनाया के भाई को रास्ते से हटाने का? एक और बहुत स्ट्रॉन्ग और भयानक रीज़न था। असल में शनाया के पेरेंट्स के घर पे जब कोई बच्चा नहीं था शुरू में, तो उन्होंने राकेश को गोद लिया था जब राकेश सिर्फ 1 साल का था। शनाया ये बात जानती थी
कि वो उनकी असली बेटी है, लेकिन राकेश उन्होंने गोद लिया है। और जब वो देखती है उसका ये भाई, जो उसका सगा भाई भी नहीं है, वो उसको डांट रहा है, समझा रहा है और उसके रास्ते का रोड़ा बन रहा है, तो ये जो हेट्रेड था, ये जो नफरत थी, ये उसके अंदर भरती जा रही थी। और यही नफरत का रिजल्ट था जो 9 अप्रैल को आने वाला था। इसने ये सारी प्लानिंग की थी 9 अप्रैल को। ज़बरदस्ती वो अपने पेरेंट्स को अपने साथ लेके जाती है, ये श्योर करने के लिए कि राकेश के अलावा घर पे कोई भी ना हो। वो जानती थी राकेश उसके साथ नहीं आएगा, उसके कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे और वैसे भी वो जानता था कि ये मूवी किस तरह की हो सकती है। खैर, वो अपने घर पे ही था। जिसके बाद शनाया जब इस पार्टी में पहुंच जाती है अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो एक बार फिर भी श्योर होती है कि राकेश घर पे ही है या नहीं। 7:30 बजे शाम को वो कॉल करती है अपने भाई को, ये श्योर करती है कि राकेश घर पे है या नहीं। जिसके बाद वो नियाज और उसके दोस्तों को ग्रीन सिग्नल दे देती है अंदर जाने के लिए। नियाज और उसके दोस्त डोरबेल बजाते हैं। जैसे ही राकेश दरवाज़ा खोलता है, वो उसको दरवाज़ा खोलते ही दबोच लेते हैं, उसका गला घोंटते हैं और उसको जान से मार देते हैं। जिसके बाद वो बहुत आराम से उसकी लाश को बाहर लेके जाते हैं, उसके टुकड़े करते हैं और उनको अलग अलग जगह पे फेंक देते हैं। इस सब के दौरान जो शनाया की गाड़ी थी, वो पहले से ही रियाज यूज़ कर रहा था और इसी के चलते वो उसी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। शरीर को काटने के बाद कुछ हिस्से शनाया की स्विफ्ट में रखे जाते हैं, कुछ हिस्से अमन की गाड़ी में रखे जाते हैं और अलग अलग जगह ये फेंक दिए जाते हैं। सर को जलाने की कोशिश की जाती है ताकि कोई भी इसको पहचान ना पाए, लेकिन फॉर्चुनेटली ये आधा ही जला हुआ था। पुलिस ने बहुत क्लेवरनेस दिखाई, जिसके चलते बहुत जल्दी ये सारा का सारा मैटर सॉल्व हो गया। लेकिन ये सब कुछ 2021 में हुआ था, ये 2025 चल रहा है। आज भी इस केस पे ट्रायल ही चल रहा है, कोई वर्डिक्ट आया नहीं है। जैसे ही कोई वर्डिक्ट आएगा मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगा। आप सब अपना ध्यान रखें, सेफ रहें। कोई सस्पिशियस इंसान लगता है तो उससे दूरी बना के रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।